हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो स्वागत है आपका एक और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले लेक्चर में। आज भी हम एरे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है यार, इन वीडियोस को देखने का अगर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊं तो वो ये होगा कि आप वीडियो देखते के साथ साथ अपना लैपटॉप लीजिए, आईडी खोलिए और खुद से भी कोड कीजिए। ठीक है, और रन कीजिए। और सिर्फ वहां बात खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद कुछ घंटों बाद या अगले दिन आप दोबारा से बिना सोल्यूशन देखे सिर्फ क्वेश्चन देखिए और खुद से कोड कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप मेरे साथ कोड कर रहे थे तब तो आपको सब कुछ याद रहेगा, पर हो सकता है थोड़े टाइम बाद आपको ना याद रहे, तो आपको लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग बैठी है या नहीं ये पता चलेगा अगर आप उसको थोड़ा गैप लेके ना खुद से सॉल्व करेंगे। उसके अलावा अगर आपसे असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं खुद से, तो यार कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी अभी हम लोगों ने शुरू किया है प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो अगर आप सोल्यूशन देख रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन। प्रॉब्लम वहां है कि आप खुद से ट्राई किए बिना सोल्यूशन देख रहे हैं। आप ट्राई कीजिए, नहीं होता सोल्यूशन देख लीजिए। ये फ्लो होना चाहिए, पर ये फ्लो नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और सीधा सोल्यूशन देख लिया, खुद से नहीं सोचा कुछ भी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने टारगेट सम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी कि भाई हमें एक पेयर या ट्रिपलेट निकालना था जिनका जो सम है वो अपने को एक गिवन टारगेट था उसके इक्वल हो। उससे हमने सीखा था कि हम पेयर्स पे, ट्रिपलेट्स पे नेस्टेड लूप्स यूज करके किस तरह से ट्रावर्स कर सकते हैं। उसके अलावा हमने एरे मैनिपुलेशन से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जिसमें हमारे एरे के बेसिकली हमारे क्वेश्चन के लॉजिक में एरे में कुछ चेंजेस करना बनता था। जैसे कि सेकंड लार्जेस्ट क्वेश्चन हमने करा था, यूनिक एलिमेंट निकालना हमने सीखा था रिपीटिंग ट्वाइस वाले क्वेश्चन में, है ना। यार आज के लेक्चर में कोई भी पैटर्न नहीं है। आज हम मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। बड़ी ही फंडामेंटल और बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे आज कि दो वैल्यूज को स्वैप किया कैसे स्वैप किया जा सकता है। दो मेथड्स देख रहे होंगे। एक एरे को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, इसके भी दो मेथड्स देखेंगे। उसके अलावा एक एरे को के स्टेप से रोटेट कैसे करना है, और एक और क्वेश्चन क्वेरी से रिलेटेड, ये भी हम आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है यार, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको मैं एक बार कलेक्टिवली बता देती हूँ। हम ये टर्म्स, इनमें से कुछ टर्म्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, कुछ टर्म्स आज के लेक्चर में यूज करेंगे और कुछ टर्म्स आने वाले लेक्चर में यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं कलेक्टिवली आपको एक बार समझा देती हूँ। यार सैंपल इनपुट और आउटपुट, ये तो आपको पता ही है। जो हम इनपुट देख रहे हैं, क्वेश्चन को इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट होता है और उससे जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट होता है। टेस्ट केस भी यार सेम चीज होती है एज इनपुट, कि अलग अलग टेस्ट केसेस पे, अलग अलग इनपुट्स पे आप अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक, ड्राई रन का मतलब होता है कि यार आप कॉपी पेन पे बैठ के एक एक लाइन देख रहे हैं, हर एक वैल्यू को देख रहे हैं कि यार कोड के अंदर क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, कैसे कोड चल रहा है, उसे ड्राई रन कहते हैं। ठीक है, और ड्राई रन यार बहुत अच्छा तरीका होता है। अगर आपको लॉजिक समझने में दिक्कत हो रही है तो आप खुद से 2-4 बार ड्राई रन करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ड्राई रन करें, पर ड्राई रन में वक्त लगता है, तो मेन क्वेश्चंस का हम ड्राई रन करेंगे। ठीक है, कई बार हम ये वर्ड यूज करेंगे ऑप्टिमाइज्ड कोड विद बेटर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यार जो टाइम और स्पेस दोनों ही चीजें ऐसी हैं, दोनों ही रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो प्रोग्राम कम से कम टाइम और कम से कम स्पेस यूज करता है उसे टाइम ऑप्टिमाइज्ड या स्पेस ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम हम कहते हैं। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का लेक्चर एरेज के बाद, जब प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाएंगी उसके बाद टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का लेक्चर आएगा और बहुत अच्छे से आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, पर फिलहाल के लिए फिर भी हम कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना इस तरह की चीजें कर देंगे कि यार टाइम ज्यादा लग रहा है, कुछ ऐसा लिख दो जिसमें टाइम कम लगे, है ना। ठीक, पांचवी टर्म है इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब होता है कि कोई, मान लीजिए आपको एक एरे गिवन है, उसमें उस एरे में आपको कुछ करके कुछ आंसर निकालना है। तो इन प्लेस का मतलब ये है कि यार कोई नया एरे मत बनाओ, जो गिवन एरे है उसी के अंदर चेंजेस करो। इन प्लेस का मतलब आपको आज के लेक्चर में भी और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, एज केसेस। एज केसेस का मतलब होता है यार कॉर्नर केसेस,
एक तो यार जनरल इनपुट हो गया, नॉर्मल टाइप के इनपुट। कुछ इनपुट्स ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, जिनके बारे में हम सोचते नहीं है। मान लीजिए सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए एरे के अंदर, या फिर सारे जीरोज आ गए, या एरे का साइज 0 हो गया। इस तरह के कॉर्नर केसेस को एज केसेस कहते हैं, ठीक। और आखिरी बात, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ कि यार स्टैटिक मेथड्स सिर्फ स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड्स को नहीं कॉल कर सकते। इसलिए जब हम मेथड्स लिख रहे हैं आजकल अपने कोड के अंदर, उनको हम स्टैटिक बना रहे हैं, क्योंकि हम उनको ना मेन से कॉल कर रहे हैं, और मेन एक स्टैटिक मेथड होता है, ठीक है। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कि आपको दो इंटीजर्स गिवन हैं a और b, ठीक है। आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को स्वैप कर देना है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। मान लीजिए आपके पास दो इंटीजर्स हैं, a जिसकी वैल्यू है 9 और b जिसकी वैल्यू है 3। हम क्या चाहते हैं, हम इस पर कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं सच दैट a की वैल्यू यार 3 हो जाए और b की वैल्यू यार 9 हो जाए। स्वैप मतलब बदल दो, ठीक है। ठीक है यार, सुनने में तो सिंपल लग रहा है। एक बार कोड पर ही जाकर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हमें a की वैल्यू में b डालना है और b की वैल्यू में a डालना है। अल्टीमेटली हमें ये करना है, ठीक है। तो हम एक मेथड लिखते हैं, स्टैटिक वॉइड, और मेथड का नाम रख देते हैं स्वैप। ये दो इनपुट्स लेगा, दो पैरामीटर्स लेगा a और b, जो वैल्यूज़ हमें स्वैप करनी है। अब क्या करते हैं, पहले ओरिजिनल वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हैं। ओरिजिनल वैल्यूज़ बिफोर स्वैप, ठीक है। तो यार a की वैल्यू क्या है ओरिजिनली, ये हम प्रिंट करा रहे हैं, और b की वैल्यू क्या है ये हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है यार, हमें a की वैल्यू में b की वैल्यू डालनी है और b की वैल्यू में a की वैल्यू डालनी है। यही तो करना है, सिंपल। अगर a इनिशियली 9 है और b 3 है, तो हम क्या चाहते हैं, हमें जो एंड में है a की वैल्यू 3 मिल जाए और b की वैल्यू 9 मिल जाए। अच्छा, ज़रा प्रिंट करा के देखते हैं कि स्वैप कराने के बाद क्या ये चीज़ हुई। ठीक है, वैल्यूज़ आफ्टर स्वैप। इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये सिंपल सा लॉजिक काम किया या नहीं। हमने कुछ नहीं किया, a इक्वल टू बी कर दिया क्योंकि a में b की वैल्यू डालनी थी, और b इक्वल टू a कर दिया क्योंकि b में a की वैल्यू डालनी थी, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, स्वैप को हमें कॉल भी करना पड़ेगा यार नीचे, तो स्वैप, और a और b मैंने ऑलरेडी, हमने यहाँ पे ऑलरेडी a को 9 और b को 3 दे रखा है, तो डायरेक्टली इस पर a भी डाल देते हैं, ठीक है। उप्स, देखिए क्या हुआ, ये ओरिजिनल वैल्यूज़ बिफोर स्वैप, a तो 9 है b 3 है, लेकिन आफ्टर स्वैप तो यार दोनों ही 3 हो गए। ये कैसे हो गया, देखते हैं। देखिए, a की वैल्यू थी 9, b की वैल्यू थी 3। लाइन नंबर 9 से क्या हुआ यार, a की वैल्यू तो 3 हो गई है ना। हम चाहते भी थे कि a की वैल्यू 3 हो जाए, पर b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, b इक्वल टू a कहा हमने। अब a तो लेकिन बदल गया ना, a तो 9 है ही नहीं, a तो हमने 3 कर दिया, तो b भी 3 हो गया। इसलिए हमको ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। इस चीज़ का सल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं यार, हुआ क्या यहाँ पे ना, a की वैल्यू कहीं खो गई, क्योंकि हमने a को b कह दिया, तो a की वैल्यू कहीं खो गई। बेसिकली हमने 9 को तो लूज़ ही कर दिया, a 9 था और हमने 9 को लूज़ कर दिया क्योंकि हमने a इक्वल टू b कह दिया। तो यार इसका एक बड़ा लॉजिकल सा जो सोल्यूशन दिमाग में आता है वो ये है कि आप a की ओरिजिनल वैल्यू को कहीं और स्टोर करा लो। ये a इक्वल टू b लिखने से पहले a की ओरिजिनल वैल्यू को कहीं और स्टोर करा लो, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं टेम्प नाम का, टेम्प मीन्स टेम्परेरी, ठीक है। एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं, इसमें हम a की वैल्यू डाल देते हैं। तो बेसिकली इससे क्या हुआ, टेम्प को वैल्यू मिल गई 9, ठीक है। अब a को तो b करना ही था, तो इससे a 3 हो गया, लेकिन हमें यहाँ क्या करना था, हमें यहाँ पर b को 9 देना था। 9 कहाँ स्टोर्ड है यार, 9 टेम्प में स्टोर्ड है। इस बार हमने थोड़ी होशियारी वाला काम किया
और b इक्वल टू टेम्प कर दिया, और टेम्प में हमने a की ओरिजिनल वैल्यू स्टोर कराई थी, तो इससे क्या हुआ, b की वैल्यू 9 हो गई। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है ठीक से या नहीं। हाँ यार बढ़िया चल रहा है। ओरिजिनल वैल्यूज बिफोर स्वैप देखिए a 9 है b 3 है, और आफ्टर स्वैप देखिए a 3 है b 9 है। ठीक है, तो यार बस सिंपल सा इतना ही कोड है ये। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं अगर नहीं समझ आया है तो। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक मेथड है स्वैप जो कि दो वैल्यूज ले रहा है a और b। हमें इन दोनों की वैल्यूज को बदलना है। ठीक है, मान लीजिए a में है 5 और b में है 2। ठीक, तो हमने क्या करा, हमने टेम्परेरी नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने a की वैल्यू डाल दी। अब मुझे बताइए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5 है, तो टेम्प में क्या आया, 5 आया। और उसके बाद अगली लाइन में हमने क्या लिखा कि यार a इज इक्वल टू b, तो a इज इक्वल टू b क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू चेंज हो गई ना, यहाँ पर चेंज ही कर लेते हैं इसको, ये वैल्यू 2 हो गई क्योंकि हमने a इज इक्वल टू b लिखा हुआ था, तो a इज इक्वल टू b था इसलिए a की वैल्यू 2 हो गई क्योंकि b तो 2 है। ठीक है, अगली लाइन में लिखा है कि b इज इक्वल टू टेम्प कर दो। अब b 2 है फिलहाल, पर इसको चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, टेम्प, और टेम्प क्या है यार 5, तो ये हो गया 5। तो अल्टीमेटली a की वैल्यू 2 हो गई और b की 5 हो गई, और ये हमारा स्वैप हो गया। ठीक है यार, तो यही सिंपल सा कोड था स्वैप का। फिर से यार हमें ना अगला क्वेश्चन भी इन्होंने स्वैप ही दे दिया है, लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट है। इस बार आप टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बिना टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ किए, क्योंकि टेम्परेरी वेरिएबल से तो यार बहुत ईजी हो गया था, बिना टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ किए आपको किसी और तरीके से स्वैप करना है। ठीक है यार, है वो भी सिंपल ही, देखो क्या करना है, इसने हिंट भी दे रखा है हमें कि सम एंड डिफरेंस मेथड यूज़ करो। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए a 9 है और b 3 है, तो हम a को कह देते हैं a प्लस b। तो इससे क्या होगा, जो a 9 था यार वो a, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, a की वैल्यू है 9 और b की वैल्यू है 3। ठीक है, तो जो a 9 था उसको मैंने 12 बना दिया क्योंकि a इज इक्वल टू a प्लस बी लिख दिया। अब यार देखा जाए ना तो b लूज नहीं हुआ है, b a के अंदर ही मिक्स्ड पड़ा हुआ है एडिशन में, तो हम इस b को ना बाहर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप b इज इक्वल टू a माइनस बी लिख देते हैं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी यार, ये देखिए b इज इक्वल टू a माइनस बी। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू क्या है, फिलहाल तो 3 है ना, तो 12 माइनस 3 करेंगे तो b की वैल्यू अल्टीमेटली 9 हो जाएगी। यार ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये हमेशा राइट टू लेफ्ट काम करता है। ठीक है, हमने एक लेक्चर में पढ़ा भी था एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस, तो इसकी असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। तो a माइनस बी पहले एग्जीक्यूट होगा और जो वैल्यू आएगी वो b में असाइन होगी। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर b लिखा था तो b की वैल्यू ओरिजिनल वाली थी 3 और फिर चेंज होकर b की वैल्यू 9 हो गई। देखिए जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट था वो ये था कि यार a में ना 3 आ जाए और b में 9 आ जाए। तो आप देखिए कि b में तो 9 ऑलरेडी आ चुका है, अब a में हमें 3 लाना है। वो भी सिंपल है, आप a को भी a माइनस बी लिख दीजिए क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आप देखिए क्या है, a फिलहाल 12 है, b फिलहाल 9 है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है उसको हम a की वैल्यू डाल रहे हैं जो कि 3 है। ठीक है, तो जब आपने लिखा a इज इक्वल टू a माइनस बी तो a की वैल्यू हो गई 12 माइनस 9 विच इज़ 3, तो अल्टीमेटली a 3 हो गया और b 9 हो गया। ठीक है, कि ये इन 3 इक्वेशन से ना कोई मैजिक नहीं हुआ है कि स्वैप हो गई वैल्यूज़, ये मैथमेटिक्स है। आप इस मैथ्स को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ लिख कर। ठीक है, देखिए ये हमारे पास a और b दो वैल्यूज़ इनिशियली हैं, हम o का मतलब लिख रहे हैं ओरिजिनल और c का मतलब लिख रहे हैं हम चेंज्ड। ठीक है, तो a जो कि अब चेंज हो चुका है, तो a चेंज्ड वैल्यू, नई वैल्यू बेसिकली a की क्या है, जो ओरिजिनल दो वैल्यूज़ दी हुई थी उनका सम, तो ao प्लस bo। ठीक है, अब b को आप चेंज कर रहे हैं, b को लिख रहे हैं आप a माइनस बी। ठीक,
यहाँ पे जो ये ए है ये ओरिजिनल वाला है या चेंज्ड वाला है? यार ये चेंज्ड वाला है क्योंकि ए की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अगर चेंज हो चुकी है तो यहाँ पर आप ए सी लिखेंगे, और बी या बी की वैल्यू कभी चेंज हुई नहीं थी, वो स्टार्टिंग में भी बी ओ ही थी, अभी भी वो बी ओ ही है, तो आप यहाँ पर बी ओ लिखेंगे। अब इस ए सी की वैल्यू को आप इस इक्वेशन से उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, ए सी इज ए ज़ीरो प्लस बी ज़ीरो, करेक्ट, माइनस बी ज़ीरो। तो यार बी ज़ीरो नहीं ओ, बी ओ से बी ओ तो कट ही गया, तो बेसिकली आप देखिए बी सी जो है वो ए ओ के इक्वल बन गया है। बेसिकली बी की जो चेंज्ड वैल्यू है वो ए ओ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि b की चेंज्ड वैल्यू a की ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल है, जो कि हुआ भी था। यहाँ पर b की जो नई वैल्यू बनी थी वो a की ओरिजिनल वैल्यू बन गई थी ना, है ना। अब इस लाइन में हम a को फिर से चेंज कर रहे हैं, ठीक है, फाइनल a कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो a लिखा हुआ है वो कौन सा a है, वो ये a है ना, क्योंकि a की वैल्यू तो चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको ए सी लिखना है, और ये जो b है b भी अब चेंज हो चुका है, तो ये b भी ये वाला बी सी है, ठीक। तो b चेंज्ड b, इन दोनों की वैल्यूज हम पुट करते हैं अब यहाँ पे। चेंज्ड a की वैल्यू है फाइनल ए सी सी, मैंने 2 लगा दिए क्योंकि अब फाइनल चेंज हो रहा है, a ओरिजिनल प्लस b ओरिजिनल, ठीक है। और बी सी जो b की चेंज वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है, a ओरिजिनल, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं a ओरिजिनल। अब देखिए इससे ये हो गया कैंसिल, तो a की जो फाइनल वैल्यू बनी वो b ओरिजिनल के बराबर बनी। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो b की फाइनल वैल्यू बनी वो a ओरिजिनल बनी, और जो a की फाइनल वैल्यू बनी वो b ओरिजिनल बनी। तो यार ये सिर्फ मैथ्स है, ये 3 इक्वेशंस ने हमारी इन दोनों वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया। हम इसको कोड में डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं फटाफट। अब एक मेथड बनाते हैं, उसका नाम लिखते हैं स्वैप विदाउट टेम्प, ठीक है। टेम्परेरी वेरिएबल नहीं यूज़ करना है, तो कैसे स्वैप करेंगे, ये थोड़े से जो हमने प्रिंटिंग करी थी वो पार्ट हम नीचे से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला आप मेथड बदलने वाले हैं, स्वैप अब किसी और तरीके से करना है। तो क्या करना है, ए को यार ए प्लस बी बोलना है, बी को ए माइनस बी बोलना है, और फिर से ए को ए माइनस बी बोलना है। अब देखते हैं वैल्यू स्वैप हुई या नहीं हुई। अब कॉल करना है स्वैप विदाउट टेम्प, ठीक है। इस बार स्वैप विदाउट टेम्प कॉल करते हैं। ओरिजिनली 9 और 3 वैल्यूज़ हैं, ए की 9 है और बी की 3 है। स्वैप के बाद ए की 3 हो जानी चाहिए और बी की 9, ठीक है। तो यार आ गया रिजल्ट, चल रहा है हमारा कोड जैसे पहले चल रहा था, सेम आउटपुट, करेक्ट आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्स एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। तो आपको एक एरे गिवन है, लेट्स से 1 2 3 4 5, 5 साइज का एरे है। इसको हमें रिवर्स करना है, बेसिकली चेंज होकर ये एरे 5 4 3 2 1 हो जाए। अगर आपको एरे गिवन है 3 4 5 6 बेसिकली इवन लेंथ का, तो भी 6 5 4 3 2 1 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। तो यार एक जो सिंपल सी अप्रोच दिमाग में क्वेश्चन सुनते के साथ ही आती है वो ये है, देखिए हम क्या कर सकते हैं। ये जो हमें ओरिजिनल एरे गिवन है ये कुछ इस तरह का है, और हमें एक आंसर एरे बनाना है जिसमें हमें उल्टे ऑर्डर में वैल्यूज डालनी है। हमें कैसे डालनी है वैल्यूज, उल्टे ऑर्डर में, इस साइड से इस साइड। तो हम यार एक बढ़िया सी चीज़ कर सकते हैं, हम क्या करें, इस एरे को ना यार पीछे से ही ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ी चालाकी करते हैं, आई वाला जो लूप हम चलाते हैं ना 0 से, उसको चलाएंगे अब अपन n-1 से। लूप तो चलाएंगे यहाँ से और वैल्यूज डालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली आंसर ऑफ आई, अगर इस वाले एरे को आप आई के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो आंसर ऑफ आई
आई जहाँ पे आई 0 से शुरू होगा, ठीक है। आंसर ऑफ आई प्लस प्लस क्या हो जाएगा, एरे ऑफ जे माइनस माइनस, अगर इसको जे से शुरू कर रहे हैं जहाँ पर जे की वैल्यू 4 होगी। अभी ये मैं आपको कोड में करके दिखाती हूँ अगर ये लाइन नहीं समझ आई। इनफैक्ट मैंने जो ये ब्रेसेस ब्रैकेट्स के अंदर आई प्लस प्लस लिख दिया, इसका मतलब भी मैं आपको कोड में समझाऊंगी। यार इसेंशियली देखो क्वेश्चन में हमें ये करना है जो हमने पहली अप्रोच डिस्कस करी, हमें पहले वाले एरे को उल्टे ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है, और जो जो हम उल्टे ऑर्डर में ट्रैवर्स करते आ रहे हैं हमें सीधे ऑर्डर में आंसर एरे में वो चीज़ें डाल देनी है, ठीक है। मैं आपको कोड लिख के दिखाती हूँ, आपको बेहतर समझ आएगा। तो यार हमें एक मेथड लिखना है, वॉइड रिवर्स एरे। इसको एक एरे मिलेगा, हमें इस एरे को रिवर्स करना है। इनफैक्ट एक काम कराते हैं, इससे एक इंटीजर एरे रिटर्न ही करा लेते हैं क्योंकि आंसर एरे हम बनाने वाले हैं। तो देखो n तो हो गया एरे डॉट लेंथ, ठीक। एक आंसर एरे बनाना है हमें, उसको हम कितने लेंथ का बनाएंगे, n का ही बनाएंगे, सेम ही होगी उल्टे एरे की लेंथ भी, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि ट्रैवर्स ओरिजिनल एरे इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो आप क्या किए, आप एक लूप चलाए और पीछे से चलाए, ठीक है। n-1 से चलाए आप ये लूप, यूजुअली 0 से चलाते हैं, इस बार हम पीछे से लूप चला रहे हैं और आगे तक चला रहे हैं, i माइनस माइनस 4 से शुरू कर रहे हैं, फिर 4 के बाद 3 होती है वैल्यू, 2 होती है, 1 होती है। ये कंडीशन देखिए अकॉर्डिंगली चेंज हो गई है, हर बार ये i लेस देन n होती है क्योंकि, लेकिन इस बार हम 4 से शुरू कर रहे हैं और हमें 0 तक चलाना है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस आंसर एरे को यार फिल करना है। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं j, जिसको हम कह देते हैं 0, क्योंकि आंसर में भरने के लिए भी कोई एक वेरिएबल चाहिए हमें। तो मान लीजिए हमने j ले लिया, तो आंसर ऑफ j प्लस प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ i, ठीक है। ये j प्लस प्लस मैं आपको अभी बताऊंगी कि ऐसे अंदर लिख करके क्यों काम चल जाता है, मैं ये आपको समझाऊंगी अभी, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है, j की वैल्यू इनिशियली 0 होगी और i की वैल्यू इनिशियली 4 होगी। देखो अगर हम अपना एरे 1 2 3 4 5 ही ले लें, ठीक है। चलो एक बार पेन पेपर पे समझते हैं कि इन दो लाइंस से क्या हो रहा है। तो हमने एक आंसर एरे बनाया है और हमने इसको 5 साइज का बनाया है, ठीक है। और हमारे पास एक एरे गिवन है जो खुद 5 साइज का ही है और उसमें वैल्यूज पड़ी हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इंडाइसेस इसके ये हैं, ठीक है। हमने एक वेरिएबल लिया j इज इक्वल टू 0 जिसे हम यूज़ करने वाले हैं इस आंसर एरे पे ट्रैवर्स करने के लिए, ठीक। फिर हमने एक लूप चलाया है, देखिए ये लूप है, मैं यहाँ पर लूप लिख लेती हूँ, फॉर इंट i इज इक्वल टू n-1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, और आंसर ऑफ j प्लस प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ i, ठीक है। तो i की वैल्यू यार कहाँ से, देखो j तो 0 है इनिशियली और i क्या है, i है 4। क्या 4 0 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, तो अंदर जाइए, आंसर ऑफ j प्लस प्लस में एरे ऑफ i डाल दीजिए। आंसर ऑफ j प्लस प्लस का क्या मतलब है, देखिए ये ना पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर आंसर ऑफ j प्लस प्लस लिख रही हूँ तब एक्चुअल में जब j की वैल्यू 0 है तो आंसर ऑफ 0 पर ही वैल्यू असाइन होने वाली है, ठीक है। ये एक तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो इसकी एसोसिएटिविटी जो होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी। तो एरे ऑफ i में क्या पड़ा होगा, एरे ऑफ i में देखिए i की वैल्यू 4 है, तो एरे ऑफ i में तो फिलहाल 5 पड़ा हुआ है, तो जो 5 असाइन होगा वो आंसर ऑफ 0 पे होगा। और j प्लस प्लस जब चल जाएगा बेसिकली 0 के बाद, ठीक है, इस असाइनमेंट के बाद j की वैल्यू 1 होगी, ठीक है।
यहीं पर अगर आप ये लिख देते ना यार, आंसर ऑफ प्लस प्लस जे इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, तो 0 में नहीं आती वैल्यू, तो 1 में आती। क्यों? क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले इंक्रीमेंट करता है, उसके बाद असाइन करता है। तो ये नहीं लिख सकते हम यहाँ पर आंसर ऑफ जे प्लस प्लस ही लिख सकते हैं। या तो आप जे प्लस प्लस यहीं लिख लीजिए ब्रैकेट में, ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है, इसलिए मैंने आपको इसका मतलब यहाँ पर समझा दिया है। पर आप ऑप्शनली क्या कर सकते थे कि आप यहाँ पर आंसर ऑफ जे ही लिखते, यहाँ पर आप आराम से आंसर ऑफ जे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगली लाइन में आपको जे प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है यार, तो वापस आते हैं। जे की वैल्यू 1 हो गई और आई की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। इनको थोड़ा साफाई से लिख लेते हैं। इनिशियली आई की वैल्यू थी 4, जे की वैल्यू थी 0, ठीक है। जे की वैल्यू एक इंक्रीज हो गई और आई की वैल्यू एक डिक्रीज हो गई, और एरे ऑफ 0 पे, आंसर ऑफ 0 पे 5 आ गया, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या होगा, दूसरी आइट्रेशन चलेगी, क्योंकि 3 अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये लाइन फिर से चलेगी। इस लाइन के चलने से क्या होगा, आंसर ऑफ 1 में एरे ऑफ 1 आएगा, आंसर ऑफ 1 में सॉरी एरे ऑफ 3 आएगा। अब 3 पे पड़ा हुआ है 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद जे की वैल्यू 2 हो जाएगी और आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, और आई की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब आंसर ऑफ 2 में एरे ऑफ 2 ही आएगा, जो कि सेम चीज़ है, आंसर ऑफ 2 ये है और यहाँ पर भी 3 ही आएगा, ठीक है, आना भी चाहिए। उसके बाद आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आंसर ऑफ 3 में एरे ऑफ 1 आएगा। एरे ऑफ 1 क्या है, 2 है, और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2। अब i की वैल्यू 0 हो जाएगी और j की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? हाँ जी, तो ये फिर से चलेगा, और यहाँ पर आंसर ऑफ 4 में, ठीक है, इस पॉइंट पर आंसर ऑफ 4 में एरे ऑफ 0 आ जाएगा, ठीक है। एरे ऑफ 0 क्या है, 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक। इस पॉइंट के बाद j की वैल्यू 5 हो जाएगी और i की वैल्यू -1 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक होगी कि -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जो कि नहीं है, तो फाइनली हम लूप से बाहर आ जाएंगे और इस आंसर को रिटर्न करेंगे। अब ध्यान से देखो यार, ये आंसर जो है इसका रिवर्स है, तो हमारा काम हो गया, ठीक है। इस कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एरे है, इस पे हमें रिवर्स कॉल करना है, तो रिवर्स एरे और एरे, इस आंसर को प्रिंट कर देते हैं। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन आंसर डॉट लेंथ i प्लस प्लस एस आउट आंसर ऑफ i, ठीक है। कॉमा लगा देते हैं सबके बीच में, या फिर स्पेस ही खाली, ठीक। यार एक चीज़ और लगे हाथ कर देते हैं यार, हमें ना बार बार प्रिंट करना पड़ेगा, तो एक मेथड बना लेते हैं, एक हेल्पर मेथड बना लेते हैं प्रिंट के लिए, स्टैटिक वॉइड प्रिंट एरे, जो कुछ नहीं करेगा, जब आप इसको कॉल करेंगे और जिस भी एरे को पास करेंगे ये उसकी वैल्यूज़ को जो है प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो एरे और एरे, और कभी भी हम प्रिंट करा रहे हैं उसके बाद एक नई लाइन भी डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं अब इस एरे को, हम आंसर को 1 2 3 4 5 है इनिशियली, रिवर्स होके 5 4 3 2 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही। एक 6 और लगा के देख लेते हैं इसमें, ये भी बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो यार ये तो हो गई एक अप्रोच रिवर्स करने की, जो थोड़ी इंट्यूटिव थी। इनफैक्ट यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो मैंने ये चीज़ यार फॉर लूप लगा के की ना, आप इसको वाइल लूप लगा के भी कर सकते थे। वाइल लूप लगा के कैसे करते आप,
देखो, आप i को n-1 से इनिशियलाइज करो और जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक आंसर ऑफ j तो 0 से इनिशियलाइज्ड है ही, i को n-1 से और j को 0 से, यहाँ दोनों को सेम लाइन में लिख देते हैं। आंसर ऑफ j प्लस प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ i माइनस माइनस। ठीक है, तो इससे भी यार सेम चलेगा कोड हमारा। ठीक है, मैंने ये दिखाया आपको इसलिए क्योंकि ये मतलब फॉर लूप से ज़्यादा क्लीन और ज़्यादा छोटा लग रहा है ना देखने में, तो आप चला के देख लेते हैं एक बार। सही आ रहा है यार, आउटपुट सेम आ रहा है। ठीक है यार, अब ये अप्रोच तो हो गई, पर इस अप्रोच में ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमें एक नया आंसर एरे बनाना पड़ा। ठीक है, कई बार इंटरव्यूअर क्या कहता है कि यार आप ना नया एरे मत बनाओ, जो आपको गिवन एरे है उसी को आप चेंज करके रिवर्स कर दो। इसी चीज़ को कहते हैं इन प्लेस रिवर्स कर दो। ठीक है, बेसिकली कोई नई मेमोरी मत यूज़ करो, जो गिवन एरे है उसी के अंदर चेंजेस कर दो। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक अप्रोच है। ठीक, तो यार ये जो दूसरी अप्रोच है जिसमें हम कोई नया एरे बनाए बिना उसको रिवर्स कर देंगे, उसी सेम एरे को रिवर्स कर देंगे, वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक एरे गिवन है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका रिवर्स क्या होगा यार? इसका रिवर्स ये होगा ना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है कि जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ हैं ये आपस में ना बदल गई हैं। 1 की जगह देखो 6 आ गया है और 6 की जगह देखो 1 आ गया है। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ आपस में बदल गई हैं, बेसिकली स्वैप हो गई हैं। स्वैप हमने अभी लास्ट क्वेश्चन ही देखा था, है ना। उसके बाद ये जो सेकेंड वैल्यू है और ये जो सेकेंड लास्ट वैल्यू है ये भी आपस में स्वैप हो गई हैं। देखिए 2 की जगह 5 आ गया है और 5 की जगह 2 आ गया है। थर्ड लास्ट वैल्यूज़ भी स्वैप हो गई हैं। 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3 आ गया है। तो यार हमें एग्जैक्टली सेम चीज़ करनी है। हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ को स्वैप करना है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट को स्वैप करना है, थर्ड और थर्ड लास्ट को स्वैप करना है। अब ये चीज़ हम कर कैसे सकते हैं कोड के थ्रू, ये देखते हैं। हम ना यार 2 पॉइंटर्स लेते हैं। एक पॉइंटर लेते हैं हम i जो कि 0 से शुरू हो रहा है, एक पॉइंटर लेते हैं हम j जो कि n-1 से शुरू हो रहा है, बेसिकली एंड ऑफ द एरे से। ठीक है, तो यार हमने स्वैप फंक्शन पढ़ा था ना अभी कि आप 2 वैल्यूज़ को कैसे स्वैप कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में मान लीजिए हम एक मेथड लिखेंगे स्वैप, जो कि एक एरे में 2 इंडाइसेस पे जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनको स्वैप कर देता है। ठीक है, ये मेथड क्या कर रहा है, इस एरे के अंदर i और j इंडाइसेस पे जो 2 वैल्यूज़ हैं उनको स्वैप कर रहा है। ठीक है, ये मेथड हम अभी लिखेंगे। सेम लॉजिक है, a और b की जगह एरे ऑफ i और एरे ऑफ j लिख देंगे। ठीक है, तो अभी आप ये मानिए कि इस लाइन का मतलब ये है कि यार i और j पे जो भी पड़ा है उसको कर दो स्वैप। ठीक है, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे तो यार यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक, उसके बाद आप क्या कीजिए, आप i को प्लस प्लस कर दीजिए और j को माइनस माइनस कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, ये जो i है ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंटर, और j वाला पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमें फिर से इन दोनों वैल्यूज़ को स्वैप करना है, क्योंकि अब हम सेकंड और सेकंड लास्ट पे खड़े हैं, तो इन दोनों को हम स्वैप कर देते हैं। यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। फिर से आप i प्लस प्लस j माइनस माइनस कीजिए, तो i अब यहाँ पहुँच जाएगा और j अब यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर i j नहीं है, अब i j अब इन पोजिशंस पर हैं। अगर हम फिर से स्वैप करेंगे तो 4 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 4 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से i प्लस प्लस j माइनस माइनस कर दीजिए, तो ये जो i है ये तो यार यहाँ पहुँच जाएगा और j जो है यहाँ पहुँच जाएगा। क्या अब हमें स्वैप करना चाहिए? नहीं यार, आंसर ऑलरेडी बन चुका है। i और j के टकराने का मतलब ही ये है कि ये स्टार्ट वाला पॉइंटर और एंड वाला पॉइंटर कहीं बीच में आ चुके हैं, मिडल ऑफ द एरे के अंदर ये आ चुके हैं। तो अब हमें और कोई स्वैप्स नहीं करने चाहिए। ठीक है, i बेसिकली ग्रेटर देन j हो चुका है, तो अब हमें और कोई स्वैप्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है यार, ये तो हो गया इवन लेंथ का केस। अगर यहीं पर ऑड लेंथ का होता ये एरे तो क्या हो रहा होता, देखते हैं।
मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, तो आई इनिशियली यहाँ होगा, जे यहाँ होगा, ये दोनों वैल्यू स्वैप होंगी। उसके बाद आई यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू स्वैप होंगी, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। उसके बाद आई और जे दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट करने लग जाएंगे। ठीक है, अब ये एक ही एलिमेंट है तो इसको स्वैप करने का क्या मतलब है? 3 को अगर आप 3 से ही स्वैप करेंगे तो 3 बनेगा ना, मतलब तो कोई पॉइंट नहीं है इसको स्वैप करने का। इसलिए जब हम कंडीशन लिख रहे होंगे ना, तब हम आई लेस देन जे यूज़ करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू जे नहीं यूज़ करेंगे। अभी मैं कोड लिखूंगी तो आपको ये बात ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, तो यार लॉजिक क्लियर है। 2 पॉइंटर्स लेने हैं। 2 पॉइंटर्स क्यों लेने हैं? क्योंकि हमें फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप करना है। उसके बाद हमें सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड लास्ट एलिमेंट को स्वैप करना है। इनको इन ऑर्डर में ट्रैवल करने के लिए हम 2 पॉइंटर लेंगे। एक पॉइंटर जो शुरुआत से शुरू होगा, दूसरा पॉइंटर जो एंड से शुरू होगा। ठीक है, तो इसको कोड में एक बार लिख कर देखते हैं। हम इस वाले कोड को कमेंट कर देते हैं और रिवर्स एरे इन प्लेस लिखते हैं। इन प्लेस मतलब विदाउट क्रिएटिंग एडिशनल आंसर एरे, सेम एरे के अंदर हम चेंजेस करके उसको ही रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो स्टैटिक, और इसका रिटर्न टाइप हम वॉइड रख सकते हैं क्योंकि जो इसको एरे पास किया जा रहा है ये उसी को रिवर्स करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर रिवर्स एरे डायरेक्टली कॉल करना होगा क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। रिवर्स एरे के अंदर क्या करना है? 2 पॉइंटर्स लेने हैं, आई और जे। जे शुरू होगा लेंथ -1 से, है ना, आई शुरू होगा जे से। अब जब तक आई लेस देन जे है, दोनों जब तक ये टकरा नहीं जाते, मिल नहीं जाते कहीं बीच में, तब तक हमें क्या करना है? हमें स्वैप करना है। और मैं एक मेथड अभी लिखूंगी, स्वैप इन एरे, क्योंकि हमने स्वैप पढ़ लिया है तो हम सेम लॉजिक को यूज़ करके एरे के अंदर 2 वैल्यूज़ को स्वैप करने का कोड लिखेंगे अभी। ठीक है, ये क्या करेगा? आई इंडेक्स और जे इंडेक्स पर जो भी है वो इस एरे के अंदर स्वैप कर देगा, उनकी वैल्यूज़ को बदल देगा। उसके बाद हमें क्या करना है? आई को प्लस प्लस और जे को माइनस माइनस। ठीक है, बस इतना ही है। बस अब ये मेथड लिखना रह गया है, स्वैप इन एरे। इसको मिल रही हैं वैल्यूज़ ARR और I और J। यार बिल्कुल सेम कोड लिखने वाले हैं जो हमने यहाँ लिखा था। इनफैक्ट हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। टेम्प वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, चलो। ठीक है, पर यहाँ पर देखो, पहले केस में हमें A और B स्वैप करने थे। इस केस में हमें क्या स्वैप करना है? इस केस में हमें I J नहीं स्वैप करनी, I J पर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो स्वैप करनी है। ठीक है, तो टेम्प इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ जे, और एरे ऑफ जे इज इक्वल टू टेम्प। तो ये फंक्शन कॉल करने पे एरे के अंदर आई और जे इंडाइसिस की वैल्यू बदल जाएंगी। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, जब हम एक एरे को एक मेथड में पास करते हैं तो रेफरेंस की कॉपी बनती है। इसलिए अगर आपने यहाँ पर एरे के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस हमें यहाँ भी दिखाई देंगे। ठीक है, आप ये बात समझ पा रहे हैं ना? हमने एरे के अंदर चेंजेस यहाँ पर किए हैं। जावा पास बाय वैल्यू होती है, तो कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पर एरे के अंदर चेंजेस जो हैं रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर में बात आपको बताई थी कि जब एक एरे को पास किया जाता है मेथड कॉल में, तो जो रेफरेंस है ना यार, उसकी कॉपी बनती है हीप मेमोरी में, कोई नई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको एरे के अंदर चेंजेस दिखेंगे। ठीक, अब इसको हम करके देखेंगे रन। रिवर्स एरे ही कॉल करना है यार, फंक्शन का नाम तो रिवर्स एरे ही है, और प्रिंट भी कर लेंगे, इस एरे को ही प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं।
यार 1 2 3 4 5 6 पास किया था, 6 5 4 3 2 1 आ गया। एक ऑड लेंथ का भी करके देख लेते हैं, इसको 5 कर दीजिए। अब 5 4 3 2 1 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है यार, तो ये था रिवर्स एरे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक एरे है, ठीक है, ए नाम का, उसको आपको रोटेट करना है के बार, के स्टेप्स पे। ठीक, जहां पर के एक नॉन नेगेटिव नंबर है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि के एन से भी बड़ा हो सकता है। पहले एन क्या है, एन एरे का साइज है। ठीक है, पहले तो ये समझते हैं कि यार रोटेट करने का क्या मतलब है। ठीक है, मान लीजिए आपको एक एरे गिवन है, ए आर आर 1 2 3 4 5, ये एरे है। अगर आप इसे एक बार रोटेट करते हैं, ठीक है, एक बार रोटेट करते हैं, तो यार रोटेशन का मतलब है इस एरे को ना कुछ इस तरह से रोटेट कर देना है। कितनी बार, एक बार। अगर आप एक बार रोटेट करेंगे तो पीछे से ना यार एक नंबर उठ के आगे आ जाएगा, और बाकी सब वैसा ही रहेगा। ठीक है, अगर k इज इक्वल टू 2 है तो पीछे से 2 नंबर्स उठ के आगे आ जाएंगे। ठीक, तो 4 5 1 2 3 हो जाएगा। अगर k इज इक्वल टू 3 है तो 3 नंबर्स पीछे से उठ के आगे आ जाएंगे, तो ये 3 4 5 यहाँ आ जाएंगे। तो k इज इक्वल टू 3 के लिए 3 4 5 1 2 ये होगा। ठीक, अगर k 4 हो जाता है तो 4 नंबर्स इंक्लूडिंग 2, बेसिकली 2 3 4 5 1। अगर ये कहे कि 5 बार रोटेट करो तो क्या होगा, 5 बार रोटेट करोगे तो 1 2 3 4 5 ही आ जाएगा, जो बेसिकली k इज इक्वल टू 0 पे आंसर था। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 5 पे ओरिजिनल एरे है। अगर आपने एरे की लेंथ के बराबर उसको रोटेट कर दिया है तो सेम एरे हमें वापस मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको एक और बार रोटेट करें, बेसिकली k इज इक्वल टू 6 के लिए, तो आंसर आएगा यार 5 1 2 3 4। ये था 5 बार रोटेशन, है ना, सेम ही एरे। अगर आप उसको एक और बार रोटेट करेंगे तो 5 1 2 3 4 आएगा। k इज इक्वल टू अगर आप 7 करेंगे तो 4 5 1 2 3 आएगा। तो आप ये देखिए कि k इज इक्वल टू 6 का मतलब ये ही था कि आप उसको एक ही बार रोटेट करें। बेसिकली अगर आप 6 बार रोटेट कर रहे हैं या आप एक बार रोटेट कर रहे हैं, आउटपुट सेम ही है। और ऐसा क्यों हुआ यार, क्योंकि 5 बार रोटेट करने पे ना हम ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच गए थे, और ओरिजिनल स्टेट के बाद एक बार रोटेट करेंगे तो एक ही बात हुई ना, k इज इक्वल टू 6 हो या k इज इक्वल टू 1 हो। सिमिलरली आप यहाँ तक k इज इक्वल टू 8 9 10 पे अगर आप आएंगे तो फिर से आपको 1 2 3 4 5 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ यार, कि अगर आपको लेट्स से k इज इक्वल टू 50 दे दिया जाए तो आपको 50 बार रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। 50 का क्या मतलब है यार, 50 तो 5 का मल्टीपल है। 5 बार रोटेट किया, सेम एरे आ गया। अगली 5 बार रोटेट किया, बेसिकली 10 बार रोटेट किया, सेम एरे आ गया। तो k इज इक्वल टू 50 पे सेम ही आंसर आएगा, 1 2 3 4 5। अगर k इज इक्वल टू 51 कर दिया जाए तो जो k इक्वल टू 1 पे आंसर आ रहा था ना, 5 1 2 3 4, वही आएगा। तो 51 टाइम्स नहीं रोटेट करेंगे, हम एक बार रोटेट करेंगे इनपुट के हिसाब से। ठीक है, इनपुट अगर 51 है तो भी हम एक ही बार रोटेट करेंगे बेसिकली। ठीक है, और एग्जाम्पल लें आप, k इज इक्वल टू अगर आपको 100 दें तो यार 1 2 3 4 5 ही आएगा। k इज इक्वल टू 1 दे, 101 दें तो 5 1 2 3 4 आएगा। अगर k 102 दे दें तो ये आएगा। यार इस बात को बताने का मतलब ये है मेरे पीछे का कि यार हमें ना ये दिया हुआ है कि k n से बड़ा भी हो सकता है। अब अगर आपको k जो है 1000 दे दिया जाए या 1002 दे दिया जाए तो उतनी बार आपको रोटेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक रिलेशन मिल गई है कि यार 1000 का मतलब क्या है, 1001 का क्या मतलब है, 1001 का मतलब एक ही बार रोटेट है। तो बेसिकली ये जो k है ना, इसको हम मॉडुलस ले सकते हैं n से, जहाँ पे n है एरे की लेंथ। सर्कल पूरा करने के बाद सेम वैल्यूज रिपीट होंगी, इसलिए हमने यहाँ पे लेंथ से मॉड्यूलो ले लिया है। ठीक है, आप 6 मॉड्यूलो 5 करेंगे तो 1 ही आता है, 7 मॉड्यूलो 5 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है,
एंड दिस इज ऑल्सो 2, ठीक है। सो दैट इज वाई वी कैन डू अ मॉडलो सेफली। तो एक चीज तो रोटेशन के बारे में ये है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि क्या अप्रोच लगाई जाए जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मान लीजिए के आपको 5 गिवन है, 5 बार आपको रोटेट करना है। 5 बार अगर हमें रोटेट करना है तो यार ये सारा हिस्सा उठ के आगे आ जाएगा, करेक्ट। बेसिकली ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है इस वक्त एरिया, अगर हम इसको ऐसे विजुअलाइज करें। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है 3 4 5 6 7, इसको हमें आगे लिखना है। तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7, और बाकी आगे का 1 2 ये रहेगा। अब यार अगर हम इन पे इंडेक्सेस लिख दें यहाँ पर, तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, ये हमारा एरे था, ठीक है, और ये हमारा आंसर है। हम एरे के अंदर इस पार्ट ऑफ द एरे को उठा के आंसर में डाल दे रहे हैं और इस पार्ट ऑफ द एरे को यहाँ पे पीछे में डाल दे रहे हैं आंसर के। तो अगर आप n देखिए, इस केस में n यार 8 है क्योंकि 7 है, 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरे है ना, इसमें 0 2, यहाँ से देखिए, सॉरी, इन वाले ये वाले जो इंडेक्सेस हैं ये तो हमारे आंसर के इंडेक्सेस हैं, ठीक। तो ये पार्ट ऑफ द एरे, इसके इंडेक्सेस क्या थे यार, 2 से 6 तक। 6 तो हमें पता है n-1 ही है। 2 क्या है यार, देखिए 2 ना n-k है, 7 - 5, क्योंकि ऑब्वियसली अगर k स्टेप्स पीछे जाना है तो यहीं तो आएंगे, आप माइनस करके ही तो आएंगे। तो बेसिकली ये पार्ट ऑफ द एरे इज नथिंग बट ओरिजिनल एरे का, ये है ओरिजिनल एरे, इसका n-k इंडेक्स से n-1 इंडेक्स की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर उठा करके रख दी हैं आंसर एरे में, ठीक है। और ये पार्ट ऑफ द एरे क्या है यार, ये 0 से शुरू हो रहा है। अगेन ओरिजिनल एरे की बात कर रहे हैं हम। ओरिजिनल एरे के 0th इंडेक्स से कहाँ तक, n-k - 1, क्योंकि ये अगर n-k है तो ये n-k - 1 हुआ ना। तो 0 to n-k - 1 यहाँ तक सेकेंड पार्ट है। तो यार सिंपल सी अप्रोच ये बन के आती है कि हम एक नया आंसर एरे बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम स्टार्टिंग में n-k से n-1 तक की वैल्यूज़ को डाल देंगे और फिर एंड में हम 0 से n-k - 1 तक की वैल्यूज़ को डाल देंगे, ठीक है। इसको कोड से समझते हैं, ज़्यादा इजीली समझ आएगा। तो यार हमारे पास एक मेथड है रोटेट नाम का। ये एक एरे रिटर्न कर रहा है और ये 2 चीज़ें रिसीव कर रहा है, एक एरे और k कितने स्टेप से रोटेट करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें यही कर लेनी चाहिए कि k = k मॉडुलो n कर लेते हैं, जहाँ पर n एरे की लेंथ है, ठीक है। अब हमें एक आंसर एरे बनाना है जिसका लेंथ n ही होगा। एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम आंसर के अंदर वैल्यूज डालेंगे। हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर में n-k से n-1 तक वैल्यूज डालनी थी, है ना। तो हम आइट्रेट करना शुरू करते हैं ओरिजिनल एरे पे, लेकिन आइट्रेशन कहाँ से शुरू करें, n-kth इंडेक्स से एंड तक, n तक, है ना। मैंने जब लिखा था तो n-1 लिखा था और यहाँ पे मैं लेस देन n लिख रही हूँ। यार यहाँ पे लेस देन n का मतलब ही ये होता है, ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है इस तरह से लिखना क्योंकि शॉर्ट पड़ता है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये हम सेकेंड हाफ ऑफ द एरे को, सेकेंड पार्ट ऑफ द एरे को ट्रैवल कर रहे हैं, जो ओरिजिनल एरे है उस चीज़ को हमें एरे की स्टार्टिंग में डाल देना है। तो आंसर ऑफ j++ इज इक्वल टू एरे ऑफ i, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इधर देखिए हमने क्या किया, हमने ये वाला पार्ट उठा के आंसर में यहाँ डाल दिया। अब हमें स्टार्टिंग का पार्ट उठा के आंसर में आगे डालना है, ठीक है। तो अब हम एरे को 0 से n-k - 1 तक लेके जाएंगे। एरे को ट्रैवर्स करेंगे 0 से n-k तक, ठीक है। और आंसर ऑफ j++ को कर देंगे एरे ऑफ i। हो गया यार, बस रिटर्न कर देते हैं आंसर, ठीक है।
तो इसको रन करके देखते हैं। नीचे हमने, हाँ मैंने यहाँ पे देखिए रोटेट कॉल कर रखा है, मैंने ओरिजिनल एरे प्रिंट किया है और फिर मैंने एरे आफ्टर रोटेशन प्रिंट किया है। ठीक है, के इनपुट हम यूज़र से ले रहे हैं और एरे का इनपुट भी हम यूज़र से ही ले रहे हैं। ठीक है, 5 एरे का साइज डाल देते हैं, 5 एलिमेंट्स यही डालते हैं, एक बार रोटेट करते हैं, 5 स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए, 5 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार रोटेट करते हैं इस बार, 5 1 2 3 4 5, 4 बार रोटेट किया तो 2 3 4 5 स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए था। ठीक है, अब 102 टाइम्स रोटेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा, 1 2 3 4 5। इसका आंसर क्या आना चाहिए अगर हम 102 दे, 4 और 5 स्टार्टिंग में चला जाए, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यार ये हो गया हमारा पहला अप्रोच रोटेट करने के लिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। जो राइट साइड ऑफ द एरे है, सेकेंड पार्ट ऑफ द एरे, उसको उठा के आंसर में पहले पार्ट में रख दिया है इस वाले लूप से, और जो फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे है उसको बाकी आगे के आंसर में रख दिया है इस वाले लूप से। ठीक है, आई होप इसके ड्राई रन की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी सिंपल है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप खुद से एक बार पेन पेपर लेके इस वाले पार्ट को रन करके देख लीजिए। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना सेम ही है कि रोटेट द एरे बाय के स्टेप्स विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। हमने पिछली वाली अप्रोच में ना यार आंसर एरे बनाया था, एक्स्ट्रा स्पेस यूज की थी। इस बार हमें क्या करना है, हमें इन प्लेस ये काम करना है, जो एरे हमें मिली है उसी को आप रोटेट कर दो, ये कह रहे हैं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस मत यूज करो। ठीक है, समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। यार इस अप्रोच को शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक एरे है ए, जिसकी वैल्यू है 1 2 3, मतलब जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अगर आप इस एरे का रिवर्स निकालते हैं तो 3 2 1 आता है ना। और अगर आप इस रिवर्स का रिवर्स निकालते हैं, बेसिकली रिवर्स ऑफ ए, तो 1 2 3 आता है, विच इज़ द ओरिजिनल एरे ए इटसेल्फ। ठीक है, कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी, ये थोड़ा सा लॉजिक एक्सप्लेन करने में यूज़ आएगी, इसलिए मैंने यहाँ बता दी। ठीक, अब अपने एग्जाम्पल पे दोबारा जाते हैं कि यार 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमारा इनपुट है मान लीजिए। ठीक है, अगर हमें इसे 5 टाइम्स रोटेट करना है और n की वैल्यू 7 है, 7 एलिमेंट्स हैं क्योंकि एरे में, तो यार आउटपुट होगा ये 5 एलिमेंट्स है ना, स्टार्टिंग में आ जाएंगे, तो 3 4 5 6 7 1 2। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए कि क्या होता है। हम ऐसा समझ लेते हैं कि यार ये पार्ट 1 ऑफ द एरे था और ये पार्ट 2 ऑफ द एरे था। ठीक है, 2 हिस्सों में बांट लिया गया है, और जो आंसर है उसके अंदर ये पार्ट्स हमें यहाँ दिख रहे हैं। ओरिजिनली ये जो था पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 था। आंसर में ये पार्ट 2 पहले है और ये पार्ट 1 जो है बाद में है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो एरे इनिशियली है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है और हमें इसे कन्वर्ट करना है P2 प्लस P1 में। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या करती हूँ। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरे है ना, इसको रिवर्स कर देते हैं, तो 1 2 की जगह ना 2 1 लिख देते हैं, और जो सेकेंड पार्ट ऑफ द एरे है इसको भी रिवर्स कर देते हैं, तो इसको लिख देते हैं 7 6 5 4 3। तो मैंने P1 और P2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया रिवर्स ऑफ P1 प्लस रिवर्स ऑफ P2 में। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इस पूरे के पूरे एरे को एक साथ रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, इस पूरे एरे को एक साथ पूरा रिवर्स कर देते हैं। अभी हमने पार्ट्स में रिवर्स किया, पहले पार्ट को अलग रिवर्स किया, दूसरे पार्ट को अलग रिवर्स किया। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे एरे को एक साथ रिवर्स कर रहे हैं। तो इसको ज़रा रीड करिए पीछे से, क्या आउटपुट आएगा, 3 4 5 6 7 1 2। इसका रिवर्स ये है, और ज़रा यार मैच करके देखो, यही तो हमारा आंसर है। एक बार दोबारा समझते हैं।
कि हमने क्या किया। हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5 6 7, जिसको हमें 5 स्टेप से रोटेट करना है। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लिया। यहाँ पर आखिरी 5 एलिमेंट यहाँ हैं जो शुरुआत में आने हैं, पहले 2 एलिमेंट जो आखिर में आने हैं वो पहले पार्ट में हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली रिवर्स कर लिया। 1 2 को लिख दिया 2 1 और 3 4 5 6 7 को लिख दिया 7 6 5 4 3। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस पूरे के पूरे एरे को उठा के एक साथ रिवर्स कर दिया। तो 3 4 5 6 7 1 2। अब देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है, एल्गोरिथम यही है, पर इससे आंसर आ कैसे रहा है ये थोड़ा समझते हैं। देखिए हमारे पास था P1 प्लस P2, हमने P1 का रिवर्स किया और P2 का रिवर्स किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस पूरे का रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे का रिवर्स हम कर रहे हैं। तो पूरे का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये जो P2 है ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये स्टार्टिंग में आ जाएगा और रिवर्स्ड फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, रिवर्स ऑफ P2। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये पीछे चला जाएगा क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं, और इसका रिवर्स जाएगा पीछे, है ना। तो यहाँ पर आएगा रिवर्स ऑफ P1। अब मैंने आपको यहाँ बताई थी ये बात कि रिवर्स ऑफ ए ही होता है। तो अगर हम इसको रिवर्स ऑफ P2 को P2 लिख दें और इस रिवर्स ऑफ P1 को P1 लिख दें, तो यार P2 प्लस P1 बन गया और हमें P2 प्लस P1 ही बनाना था। ठीक है, तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड अप्रोच है यार रोटेट एरे बाय के स्टेप्स की। आई होप कि समझ आ गई होगी। इसके पीछे ये बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि यार खुद से कोई ऐसे कैसे सोचेगा। एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, धीरे धीरे आपका लॉजिक खुद से भी डेवलप होने लग जाएगा। ठीक है, अभी के लिए कैसे हुआ और जो स्टेप्स हैं वो समझ आ रहे हैं उतना काफ़ी है। ठीक है, तो यार इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। एक मेथड बनाते हैं स्टैटिक रोटेट इन प्लेस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है जो कि एक एरे रिसीव कर रहा है और जो कि एक इंटीजर k रिसीव कर रहा है। n एरे की लेंथ है। अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरे को रिवर्स करेंगे और हम सेकेंड पार्ट ऑफ द एरे को रिवर्स करेंगे। अब यार ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरे है इसके क्या इंडाइसेस हैं और जो सेकेंड पार्ट ऑफ द एरे है इसके क्या इंडाइसेस हैं, ये देख लेते हैं एक बार। ये हमने अभी पिछली अप्रोच में भी देखा था तो सेम ही रहेगा। ये तो 0 से n-k-1 तक है और ये n-k से n-1 तक है। ठीक है, तो हमें ये पार्ट ऑफ द एरे रिवर्स करना है, ये पार्ट ऑफ द एरे रिवर्स करना है। अब रिवर्स फंक्शन आपको याद है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही रिवर्स लिखा था कि अगर आपको एक पूरे के पूरे एरे को रिवर्स करना है तो ऐसे किया जाता है ना। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, नीचे लिखते हैं। हमें कुछ ऐसा करना है कि यार हम एरे पास करें और हम ये पास कर दें कि हमें किस इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक रिवर्स करना है। इस केस में मुझे स्टार्टिंग में 0 से n-k-1 तक रिवर्स करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, n-k से n-1 तक रिवर्स करना है। उसके बाद पूरे एरे को रिवर्स करना है। पूरे एरे के लिए इंडाइसेस क्या होंगे, 0 और n-1। तो हमें इस रिवर्स फंक्शन को इस तरह से चेंज करना है कि ये पूरे एरे को रिवर्स ना करे, इसको स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्सेस मिल जाए। ठीक है, ये स्टार्ट और ये एंड, तो ये इस एरे के अंदर स्टार्ट से शुरू करे और एंड पे ख़त्म करे और इतने पार्ट को रिवर्स कर दे। या फॉर सिंप्लिसिटी अभी हम इन स्टार्ट और एंड को ना i-j कह देते हैं। अब ये जो i-j हैं हमने इसके अंदर पूरे एरे के केस में डिक्लेयर करे थे। अगर हम पास कर रहे हैं तो हमें डिक्लेयर करने की फिर उनको ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से पास हो गए। तो यार ये मेथड अब क्या करेगा, जो भी हमने ये इंडाइसेस पास किए हैं इतने एरे को रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो यार दैट इज़ द कोड। ये जो हमने इतनी सारी कहानी देखी उसके पीछे इतना छोटा सा प्यारा सा कोड आया। और एक चीज़ हमने मिस कर दी कि k को हमें k मॉडुलस n भी करना है ना।
अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने रोटेट एरे कॉल किया था, इसकी जगह हम रोटेट एरे इन प्लेस कॉल करते हैं और प्रिंट भी हम एरे ही कराएंगे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। रोटेट इन प्लेस, अच्छा हमने के पास नहीं किया तो हमें यहाँ पे के पास करना होगा। ठीक है, फाइव देते हैं इनपुट, 5 एलिमेंट्स, 4 बार रोटेट, लास्ट के 4 एलिमेंट स्टार्टिंग में आ जाने चाहिए थे जो कि आ रहे हैं। एक बड़े इनपुट पे चला लेते हैं, 101 टाइम्स रोटेट करते हैं, 5 1 2 3 4 5 एंड 101। एंटर के ओरिजिनल एरे 1 2 3 4 5, एरे आफ्टर रोटेशन 101 का मतलब क्या हुआ, एक ही बार रोटेशन होनी चाहिए, तो 5 1 2 3 4। ठीक है, तो यार ये हो गया इन प्लेस इसको करना। ठीक, तो यार एक बार इसका फटाफट से ड्राई रन भी करके देख लेते हैं। देखिए आपको एरे गिवन है, लेट्स से 1 से लेके 8 तक सारे नंबर्स हैं, एरे की लेंथ है 8 और के की वैल्यू है 3, 3 बार रोटेट करना है। अगर आप इसको 3 बार रोटेट करेंगे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है 6 7 8 1 2 3 4 5। अब इस कोड के हिसाब से देखते हैं कि क्या हो रहा है। पहले हमने के को के मॉडल्यू एन करा, तो अगर हम 3 को 3 मॉडल्स 8 करेंगे तो 3 ही रहेगा, तो के 3 ही है। ठीक, उसके बाद हम रिवर्स कॉल कर रहे हैं 0 से n माइनस के माइनस 1 पे। n है 8, k है 3 माइनस 1, बेसिकली 4 है ना, तो 0 से 4 को आप रिवर्स कर रहे हैं। 0 ये है, 4 ये है, इस पार्ट ऑफ द एरे को हम रिवर्स कर रहे हैं, बाकी सब सेम रहेगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो एरे कैसा दिखने लग जाएगा, एरे दिखेगा कुछ इस तरह का रिवर्स होने के बाद, ये पार्ट रिवर्स होने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएंगे, नेक्स्ट लाइन में n माइनस के, n माइनस के क्या है यार, n माइनस के 5 है और n माइनस 1 7 है। अगर इस पे हम इंडेक्सेस लिखें तो अब ये कह रहा है कि यार 5 to 7 रिवर्स कर दो, तो ये पार्ट ऑफ द एरे रिवर्स कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। 5 4 3 2 1, 6 7 8 का रिवर्स 8 7 6, तो अभी हमारा एरे जो है कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर हम आए नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि 0 से n माइनस 1 पूरा रिवर्स कर दो, पूरा रिवर्स कर देते हैं, तो 6 7 8 1 2 3 4 5, ये पूरा रिवर्स एरे है। ये और एक्सपेक्टेड आउटपुट यार देखिए सेम ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम कर रहा है। मैंने रिवर्स का आपको ड्राई रन नहीं दिखाया क्योंकि रिवर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यार इस क्वेश्चन में भी आपको एक एरे गिवन है, ठीक है, लेट्स से ये एरे है और आपको एक क्यू वैल्यू गिवन है, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स की नंबर ऑफ क्वेरीज कितनी है। अब ये क्वेरीज क्या होता है कि यार आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चंस हैं क्या कि कोई नंबर इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो लेट्स से ये 5 क्वेरीज जो हैं ये हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इस एरे में 5 है। अगर है तो आपको यस कहना है, अगर नहीं है तो आपको नो कहना है। जैसे 34 नहीं था तो नो कहा। तो ये ना नंबर, ये कितने नंबर है, 5 है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्यू इक्वल टू 5। आपको ये कॉमनली मिल जाएंगे क्वेश्चंस क्वेरीज वाले, बहुत कॉमन होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो यार क्वेश्चन क्लियर है, एक एरे गिवन है और 5 बार हमसे पूछा जाएगा, बेसिकली क्यू टाइम्स हमसे पूछा जाएगा कि कोई एलिमेंट x इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो यार सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, हम इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि एक नंबर x गिवन होता था कि एरे में प्रेजेंट है या नहीं ये बताना है, तो पूरे एरे को ट्रैवर्स कर लेते थे शुरू से लेके आखिर तक और हर वैल्यू को कंपेयर करते रहते थे। मान लीजिए 400 ढूंढना है तो हर किसी को 400 से कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ 400 मिल गया वहाँ यस कह दिया और लूप से बाहर आ गए। पर यहाँ यार एक प्रॉब्लम है, उन पहले वाले क्वेश्चंस में ना एक ही बार पूछा जाता था कि 400 प्रेजेंट है या नहीं। इस क्वेश्चन में क्यू टाइम्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब जब पूछा जा रहा है तब तब आपको एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा और ये क्यू ना यार बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, तो ये काफ़ी इनएफिशिएंट हो जाएगा कि यार हर बार हम एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि हमें एरे को बार बार ना ट्रैवर्स करना पड़े। ठीक है, अब उस चीज़ के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि इस एरे की सारी वैल्यूज़ 10 to the power 5 से कम है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ है ना यार, ये 10 to the power 5 से कम होंगी,
ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यार इस पॉइंट पे मैं फ्रीक्वेंसी एरे का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। अब फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है लिखकर ही समझ लेते हैं। मैंने एक एरे बनाया जो कि 0 से 10⁵ तक इंडेक्सेस होल्ड करता है। अब चूंकि ये 0 से 10⁵ तक इंडेक्सेस होल्ड कर रहा है तो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा 10⁵+1, है ना। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 5, 6 ये सारे जो हैं इंडाइसेस हैं, बेसिकली सारे इंडाइसेस लास्ट तक हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इनिशियली सब पे 0 पड़ा होगा। तो हम ये कह रहे हैं यार कि ये जो एरे है ना हमारे पास, इस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी हम इस फ्रीक्वेंसी एरे में स्टोर करा लेते हैं। और हम वो क्यों करा पाएंगे, क्योंकि एरे के अंदर ना यार मैक्सिमम वैल्यू 10⁵ हो सकती है और 10⁵ का हमने ये एरे बनाया है। तो अगर आप 400 एंटर करवा रहे हैं ना एरे के अंदर, अगर एरे में 400 आ रहा है तो हम फ्रीक्वेंसी एरे के 400 इंडेक्स पे जाके इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 400 आ गया। तो 400 की जगह हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। दोबारा समझते हैं कि क्या हो रहा है। मान लीजिए आप इस एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं स्टार्टिंग से लगा के और आपको 5 मिलता है, तो आप फ्रीक्वेंसी एरे में 5th इंडेक्स पे जाइए और जो भी 5th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उसमें एक वैल्यू प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब 6 आया तो 6th इंडेक्स पे जाइए और 6 पे जो भी पड़ा हुआ है 0 पड़ा हुआ है तो उसमें +1 करेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद क्या आया यार, 5 आया। 5 आया तो 5 पे जो भी पड़ा हुआ है उसको एक इंक्रीज कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, है ना। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इस एरे को 0 से n-1 तक पूरे एरे को बेसिकली ट्रैवर्स कर रहे हैं और जो भी हमें वैल्यूज़ इसके अंदर मिल रही हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, एरे ऑफ i, और ये जो i है ये 0 to n चल रहा है, 0 to n-1। हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी एरे पे जाते हैं और एरे ऑफ i को ++ कर देते हैं। देखिए 5 आएगा जब i की वैल्यू 0 होगी तो एरे ऑफ 0 की वैल्यू 5 होगी ना, तो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 बेसिकली आप यहाँ पर आकर ++ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से होगा क्या कि जो सारे एरे में एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उनकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ स्टोर हो जाएंगी फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर, ठीक है। एरे के एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी एरे में आ जाएंगी। और ये इसका इंडेक्स हमने 10⁵ तक क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता था कि एरे के अंदर 10⁵ से बड़ी कोई वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है। अगर ये चीज़ गिवन नहीं होती तो हम ये फ्रीक्वेंसी एरे नहीं बना पाते 10⁵ साइज़ का, है ना। लेकिन क्योंकि ये गिवन था तो हमें पता था यार इससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं, अगर इससे ज़्यादा नहीं होगा तो हम इतने साइज़ का एरे बना लेते हैं, है ना। अगर हमें मान लीजिए ये नहीं दिया होता तो यार कुछ भी आ सकता था, फिर 10⁹ आ जाता, 10⁻10 आ जाता, कुछ भी आ जाता, हम किस साइज़ का एरे बनाएं हमें पता ही नहीं होता। इसलिए ये बहुत बड़ा हिंट था ये सोचने के लिए कि यहाँ पर हम एक फ्रीक्वेंसी एरे नाम की चीज़ बनाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी एरे यार बहुत कॉमन चीज़ है कि बना लिया, प्री प्रोसेस कर लिया, ठीक है। तो आप आगे भी आप देखेंगे इसको कई जगहों पर, ठीक है। अब मान लो फ्रीक्वेंसी एरे तो बन गया, अब इन क्वेरीज़ का क्या करना है। मान लो 5 हमसे पूछा जा रहा है तो आपको ना ये एरे देखने की ज़रूरत नहीं है, एरे से तो हमने बस फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया। अब जब क्वेरीज आएंगी तो हम इस फ्रीक्वेंसी एरे में झाँकेंगे और इससे पूछेंगे कि भाई 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है। इसको पता है 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हम चेक करेंगे कि या जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो यस कह देंगे। फिर मान लीजिए 34 आया, फिर से ये फ्रीक्वेंसी एरे पे हम जाएंगे और 34 इंडेक्स को ढूंढेंगे। 34 इंडेक्स पे यार 0 पड़ा होगा जो कि ग्रेटर देन 0 नहीं है, जो 0 ही है, इसलिए वहाँ पर हमने नो कर दिया। सिमिलरली 400 पे जाएंगे तो 400 इंडेक्स पे हम देखेंगे एक्चुअल में यहाँ पे 2 पड़ा होगा तो ग्रेटर देन 0 है तो यस दे दिया, ठीक है। तो हमें एरे को सिर्फ एक बार ट्रैवल करना पड़ा जब हमने ये फ्रीक्वेंसी एरे बनाया। फिर जब जब क्वेरीज आई तब हमें एरे को नहीं ट्रैवर्स करना पड़ा, हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी एरे को रेफ़र किया, जिससे इस पूरे एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंप्रूव हो गई। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाले लेक्चर में आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने क्या खतरनाक इम्प्रूवमेंट किया है। मैं यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती कोई और वर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड बोल के,
ठीक है, आई होप बेसिक आपको समझ आ गया है। इसको एक बार कोड करते हैं हम, फिर बेहतर समझ आएगा। आके एक बार ड्राई रन भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें यार फ्रीक्वेंसी एरे चाहिए, है ना। पहले आप ये देखिए, मेन में मैंने कुछ इनपुट लिए हुए हैं, एरे का साइज, n एलिमेंट्स और नंबर ऑफ क्वेरीज, ये चीज़ें हमने यूज़र से इनपुट ले ली हैं। यार अब हमें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए इन क्वेरीज के आने से भी पहले, फ्रीक्वेंसी एरे चाहिए हमें। तो मान लीजिए फ्रीक्वेंसी एरे हमें बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी, हम एक मेथड बनाते हैं मेक फ्रीक्वेंसी एरे। अब ये मेथड हम लिखेंगे, इसमें एरे पास कर देते हैं। ये मेथड क्या करेगा, ये जो भी एरे इसको पास किया जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी एरे बना देगा, ठीक है। तो ये मेथड एक इंटीजर रिटर्न करेगा, इंटीजर एरे बेसिकली, नाम है इसका मेक फ्रीक्वेंसी एरे। ये रिसीव कर रहा है एक एरे, ठीक है। या फ्रीक्वेंसी एरे का साइज क्या होगा, ये हमने अभी डिस्कस किया था, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 10 की पावर 5, तो हम 10 की पावर 5 + 1 साइज बना सकते हैं। हम फॉर सेफ्टी कई बार क्या करते हैं, हम ना 4-5 एक्स्ट्रा वैल्यूज ऐड कर लेते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो हार्म। इतना स्पेस ले रहे हो तो 4 इंटीजर्स का और ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे 1001 का भी बना सकते हैं, ठीक है, या 5 का बना लीजिए, 10 भी ऐड, 10 एक्स्ट्रा नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी एरे बनेगा कैसे, हमें क्या करना है, हमें पूरे एरे पे जाके ट्रैवर्स करना है, i < एरे डॉट लेंथ i++, और जो भी वैल्यू हमने एरे के अंदर प्रोसेस की उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी एरे में वैल्यू को इंक्रीज़ कर देना है। देखिए मैंने इंडेक्स पे, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स पे यहाँ पे एरे ऑफ आई लिखा, तो अगर आई की वैल्यू 0 है और पहले इंडेक्स पे 5 पड़ा हुआ है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 में ++ हो जाएगा। इनिशियली इस पूरे एरे में 0 पड़ा होगा, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 या फिर जब हम ++ करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज़ बढ़ती रहेंगी, ठीक है। अल्टीमेटली बस हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी एरे रिटर्न कर देना है यार, बस इतना सा ही कोड है फ्रीक्वेंसी एरे लिखने का, ठीक। अब नीचे हमें क्या करना है, हमने यूज़र से मांग लिया कि कितनी नंबर ऑफ क्वेरीज आप पूछना चाहते हैं। अब यार यूज़र जितनी भी क्वेरीज पूछना चाहता है हमें उससे ले देनी चाहिए। इस क्यू को वाइल लूप के अंदर माइनस कर देते हैं यहाँ पर, और वाइल क्यू > 0, ठीक है। बेसिकली इस लूप से क्या होगा, हम यूज़र से क्यू टाइम्स इनपुट ले रहे हैं, और इनपुट हम कैसे लेंगे वो तो हमें आता ही है। हम यूज़र को एक मैसेज देते हैं कि एंटर नंबर टू बी सर्च्ड, ठीक है। यूज़र नंबर एंटर करेगा, उसको हमें कहाँ स्टोर करा लेना है, एक इंटीजर में, सो sc.nextInt, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये जो x नंबर है ये इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। अब देखिए हम ये फ्रीक्वेंसी एरे ऑलरेडी बना चुके हैं। अब जब भी क्वेरी आ रही है हमें एरे को नहीं रेफ़र करना, हमें फ्रीक्वेंसी एरे में देखना है कि इस नंबर की क्या फ्रीक्वेंसी है गिवन एरे में, ठीक। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ x > 0 होती है तो हमें प्रिंट करना है कि यस प्रेजेंट है, और अगर नहीं तो हमें प्रिंट करना है नो, मतलब कि प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बस रन करके देखना यार, इतना ही प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, एरे का साइज मान लीजिए 5 एंटर किया, 5 एलिमेंट्स कोई भी एंटर कर दीजिए, ठीक। नंबर ऑफ क्वेरीज 5 पूछ लेते हैं, नंबर टू बी सर्च्ड 1 प्रेजेंट है तो यस आना चाहिए। 56 पूछते हैं, वो नहीं है तो नो आना चाहिए। 1000 पूछते हैं, वो भी नहीं है तो नो आना चाहिए। 89 और 10 प्रेजेंट है, 89 पूछ लेते हैं, यस आया। 10 पूछ लेते हैं, यस आया। देखिए अब प्रोग्राम खुद ही रुक गया क्योंकि हमने वाइल क्यू -- लिखा था, क्यू की वैल्यू हमने दी थी 5, तो 5 बार यूज़र से इनपुट मांगा गया और हमने 5 क्वेरीज आंसर कर दी, ठीक है। एक बार इसका फटाफट ड्राई रन कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपको एरे गिवन है ARR 2426, छोटा सा ही ले लेते हैं, ठीक है।
आप ये फ्रीक्वेंसी एरे बना रहे हैं हम यहाँ पर, तो एक फ्रीक्वेंसी एरे बनेगा। साइज़ तो यार इस फ्रीक्वेंसी एरे का 0 से 10⁵ तक जाएगा इंडेक्सेस, ठीक है। फिलहाल जितने हमें ज़रूरत है हम उतने बना लेंगे, 6 तक ही पड़ेगी तो इतने ही बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लूप चल रहा है जो कि i = 0 से स्टार्ट हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे ऑफ i = फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे ऑफ i + 1, बेसिकली इंक्रीमेंट वाला ही काम है। तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 में, क्योंकि i की वैल्यू क्या है यार, i की वैल्यू 0 है, तो i की वैल्यू 0 के लिए एरे ऑफ 0 क्या है, 2। तो हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले 0 पड़ा हुआ था, मैं यहाँ पे 0 लिख नहीं रही हूँ, मान लीजिए कि 0 पड़ा हुआ है। हमें 0 को इंक्रीज करके अगर हम एक नंबर बढ़ाएंगे 0 में तो 1 आएगा ना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एरे ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 4, तो हम एक्सेस कर रहे होंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 4, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 में 1 इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 में इंक्रीज होने वाला है। अब देखिए i की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि i की वैल्यू 2 है, और एरे ऑफ i की वैल्यू क्या है, एरे ऑफ i की वैल्यू भी 2 है, तो हम इंक्रीज कहाँ करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 में, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 में ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ था, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर i की वैल्यू 3 होगी, 3 पे क्या पड़ा हुआ है, 3 पे 6 पड़ा हुआ है, तो 6 पे 1 आ जाएगा। तो बेसिकली यार ये जो एरे बना, इसके अंदर ये है, ये बोल रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार ये जो गिवन एरे था उसके अंदर 0 एक भी बार नहीं आ रहा, 1 एक भी बार नहीं आ रहा, 2 2 बार आ रहा है, और ये बात सच है, 2 2 बार आ रहा है, 3 एक भी बार नहीं आ रहा, 4 एक बार आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, 6 एक बार आ रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एरे हमारा बन गया। अब हमसे कोई भी क्वेरी पूछ लो आप, अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम यस कह देंगे, ग्रेटर देन 0 नहीं है तो नो कह देंगे, ठीक है। सो यार दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप कि आज के क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं। रिवर्स और स्वैप जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस कराए थे, दो अप्रोचेस हमने उसकी देखी थी कि भाई स्वैप के लिए या तो आप टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपसे ये भी कहा जा सकता है बिना टेम्परेरी वेरिएबल के करो। तो हमने दोनों अप्रोचेस देखी। उसके बाद हमने रिवर्स एरे देखा। रिवर्स एरे में हमने क्या किया, हमने 2 पॉइंटर्स लिए, एक स्टार्ट से और एक एंड से, दोनों को स्वैप किया, i को ++ किया, j को -— किया, और फिर दोनों को स्वैप किया। ये हम तब तक करते रहे जब तक हम मिडल में नहीं आ गए, है ना। उसके बाद हमने रोटेट क्वेश्चन किया कि भाई एक एरे को के स्टेप से रोटेट करना है तो क्या करना है। उसके भी हमने 2 अप्रोचेस देखे, इन प्लेस अप्रोच देखा, और एक भाई बेसिक अप्रोच कि नया एरे बना के कर लिया, वो तो सिंपल था ही, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद हमने ये लास्ट क्वेरीज वाला क्वेश्चन देखा, विच इज़ अगेन अ ग्रेट इंट्रोडक्शन टू अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एरेज एंड क्वेरीज, ठीक है। सो यार दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 पॉइंटर अप्रोच के क्वेश्चंस करने वाले हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिससे क्वेश्चंस काफ़ी इफिशिएंटली सॉल्व हो जाते हैं। काफ़ी कॉमन टॉपिक है इंटरव्यूज़ के लिए, ठीक है। So thank you for watching the lecture, and I'll see you in the next lecture. So thank you for watching this video. As a gentle reminder, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंड वी विल सी द फॉर्म, एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.